आंदोलन क्या होता? नारीवाद आंदोलन, अब नारी से ही पता लग रहा है आपको, नारी से ही पता लग रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, महिलाओं की। और आप सभी जानते हैं कि अभी हमने जितने भी टॉपिक पढ़े, ये चाहे वो जाति हो, धर्म हो, दो ही हैं सर, हाँ लिख रहा ऐश्वर्य क्या नहीं है सर, वैसे कर रहा हूँ। देखो, नारीवाद आंदोलन में आप सभी समझ रहे होंगे कि नारी का मतलब क्या है, महिला। और ये जितने भी हमने पढ़े, लैंगिक, धर्म और जाति, इनमें सभी में हमने देखा है कि महिलाओं को कोई भी अच्छा काम नहीं मिला। मतलब ना तो वो रोजगार में आगे थी, ना राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आगे थी, और ना ही महिलाएं किसी क्षेत्र में आगे थी। तो इस कारण क्या हुआ, एक नारीवाद आंदोलन हुआ है जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मुहिम चलाई गई। वो मुहिम क्या है, नारीवाद आंदोलन, जिसमें महिलाओं की क्या हुई, प्रगति के बारे में बातें हुई। अब आप पहले लिख लो, और फिर यदि समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए, महिलाओं के राजनीतिक महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए, दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए, महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए, और उनकी और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग, और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग, के अवसर बढ़ाने की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने जब औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबर की मांग उठाई, महिला आंदोलनों ने जब औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई, तो इन आंदोलनों को नारीवाद आंदोलन कहा गया। इन आंदोलनों को क्या कहा गया, नारीवाद आंदोलन। हाँ लिख लिया। देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने जब औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई, तो इन आंदोलनों को नारीवाद आंदोलन कहा गया। अब ये चीज हमने पढ़ ली है। अब आप ये समझाइए कि ये जो हमने नारीवाद आंदोलन को पढ़ा है, कौन सी चीज समझ में नहीं आई? वैधानिक, कानूनी दर्जा।
वैधानिक दर्जे का मतलब है कानूनी दर्जा। मतलब कानून में कहा गया है कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे कानून की नजर में हो। बिल्कुल किसी भी क्षेत्र में हो उसको समानता की नजर से देखा जाए, उसको समान भाव से देखा जाए। तो वैधानिक दर्जे का मतलब यही है कि कानूनी दर्जा। उसमें क्या है कि उसको ऊंचा उठाना है। उनका जो मान सम्मान खो चुका है राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से, उनको जो असमानता का व्यवहार किया जा रहा है उस असमानता के व्यवहार को खत्म करना है और हमें उसके राजनीतिक और कानूनी दर्जे को ऊंचा उठाना है जिससे उनके मान सम्मान में वृद्धि हो। ये तो क्या है कि हर जितने भी आंदोलन हुए सभी ने उठाए थे, राजनीतिक हो या वैधानिक दर्जा दिलाने की मांग हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो चाहे रोजगार के लिए हो, ये तो सभी महिला आंदोलनों ने किया। लेकिन वो सब महिला आंदोलन थे। लेकिन नारीवाद आंदोलन में हमें दो चीज को ऐड और करना है। जब इन आंदोलनों ने इनके साथ साथ किसको उठाया, पारिवारिक मसले को और उनके व्यक्तिगत जीवन को उठाया और उनसे कहा कि भैया इनको यहाँ पर भी व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में भी उनको कैसा मिलना चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए उनको। तो जो आंदोलन हुए जिसमें इन दोनों को शामिल किया गया वही नारीवाद आंदोलन कहलाए। समझ गए? जहां पर इनके साथ साथ जितने भी महिला आंदोलनों ने इनको भी उठाया, जहां पर इन दोनों को शामिल कर लिया गया वो आंदोलन नारीवाद आंदोलन कहलाते हैं। आगे समझ में? ऐश्वर्य लेखराज यस सर। आ गया? यस सर आ कोई गया। कंफ्यूजिंग हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही है कि इन दोनों को उठाने, ये जो चार चीजें आपको दिख रही हैं इनको तो महिला आंदोलन कहा गया, लेकिन आंदोलन में इन दोनों को शामिल कर लिया तब ये आंदोलन नारीवाद आंदोलन कहलाते हैं। अब अगली हेडिंग आप डालें, भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। महिलाओं का भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। भारत में महिलाओं का राजनीतिक, भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अब देखो यहाँ पर ये जो टॉपिक है हमारा आप सभी समझ गए कि टॉपिक किससे संबंधित है कि महिलाएं राजनीति में कितनी सामर्थ्य रखती, महिलाओं को कितना लिया जाता है, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व के तौर पर कितना हिस्सेदारी है, ये इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट है, पॉइंट बाई पॉइंट लिखो जिससे जल्दी समझ में आएगा। पहला पॉइंट, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कभी भी कुल सदस्यों की लोकसभा में महिलाओं की संख्या लोकसभा में महिलाओं की संख्या लोकसभा में महिलाओं की संख्या कभी भी लोकसभा में महिलाओं की संख्या कभी भी कुल सदस्यों की 10% तक भी नहीं पहुंची है। लोकसभा में महिलाओं की संख्या कुल संख्या की संख्या कभी भी कुल संख्या के
10% तक भी नहीं पहुंची, तक भी नहीं पहुंची है। पहले पूरे के पूरे जितने भी पॉइंट उनको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में इन पर डिस्कस करेंगे कि ये आपको समझ में आए कि नहीं आए। दूसरा पॉइंट लिखो, राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। राज्यों की विधानसभाओं में, राज्यों की विधानसभाओं में राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। 5% से भी कम है। थर्ड पॉइंट, भारत महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में, भारत महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में, प्रतिनिधित्व के मामलों में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। अफ्रीका व लातिन अमेरिका के कई देशों से भी पीछे है। चौथा पॉइंट, भारत महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में अफ्रीका व लातिन अमेरिका के कई देशों से भी पीछे है। चौथा पॉइंट, मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व बना हुआ है। मंत्रिमंडलों में पुरुषों का वर्चस्व बना हुआ है। पुरुषों का वर्चस्व बना हुआ है। पुरुषों का वर्चस्व बना हुआ है। भारत के विधायिकाओं में, भारत में विधायिकाओं में, भारत में विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, भारत में विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि, यह आवश्यक है कि, यह आवश्यक है कि इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए, इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक निश्चित संख्या, इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक निश्चित संख्या, जैसे 1/3 कर दी जाए, जैसे 1/3 कर दी जाए। 1/3 कर दी जाए। अब ये हमारे 4 पॉइंट पूरे हो चुके थे। हाँ देखिए,
हाँ तो बताइए कि कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ऐश्वर, लेखराज। आ गया सर समझ में। आ गया। Yes, sir. मैंने क्या कहा कि पूछ सकते हो, नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो। क्या होता है 10%? यदि आ गया है तो बताओ, बताओ 10% क्या होता है फिर। 10%। वेरी गुड। 33% आरक्षण दिया गया है। मतलब जो सीटें हैं राजनीति में, और राजनीति में आप सब जानते हो कि लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, इन सभी में क्या है, महिलाओं के लिए क्या होनी चाहिए, सीटें आरक्षित होनी चाहिए, जिससे उस सीट पर केवल महिलाएं ही खड़ी हो सके। लेकिन अभी भी क्या है कि केवल जो आपके नगर पालिका है, ग्राम पंचायतें हैं, इन्हीं में ही महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित की गई है। मतलब 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। अभी भी यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है। लोकसभा में अभी भी देखो 10% से कम है। मतलब ये है कि महिलाओं की संख्या, जैसे कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा में 552 सीटें हैं और वर्तमान में 545 सीटों पर काम हो रहा है। मतलब 545 सीटें ही भरी हुई हैं। मतलब मिनिमम मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 552। लेकिन हमने कितनी फिक्स कर रखी है, 545। क्या सब जानते हो। अब इन 545 सीटों में यदि 10% की बात करें तो आप समझ सकते हो कि कितनी सीटें होनी चाहिए। लेकिन महिलाएं इतनी नहीं है। सबसे ज्यादा ये बात करें तो महिलाएं कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 50 के करीब होंगे मुश्किल से। बाकी की कितने, 500 बचे, कितने, 495। कितने बचे, 495 बचे। मतलब इतने क्या है, 495 आपके आदमी हैं उन सीटों पर लगे हुए हैं। बाकी की 50 सीटों पर, वो भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, वहां पर महिलाओं की संख्या कम है। समझ गए। जैसे लोकसभा में है, ऐसे ही राज्यों में भी जो विधानसभा है वहां पर महिलाओं को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां पर भी महिलाओं की संख्या कम है। भारत, वहां पर भी महिलाओं की संख्या क्या है, कम है। कहने का मतलब सिर्फ यही है आपसे कि महिलाएं पुरुषों से कम है। क्योंकि यहाँ पर जो आपको चौथा पॉइंट दिख रहा है कि मंत्रिमंडलों में पुरुषों का वर्चस्व बना हुआ है, तो पुरुषों की संख्या ज्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, महिलाएं राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही हैं और उनकी संख्या बहुत कम है। तीसरा पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि जो हमसे बहुत ही पिछड़े हुए जो देश है, अफ्रीका और लातिन अमेरिका, यहाँ पर तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत आगे है। लेकिन हमारे भारत जैसे बहुत अच्छे, इनसे भी अच्छे देश में, इनसे भी ज्यादा विकसित देश है हमारा, उस देश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत काफी कम है। और ये बहुत ही सोचनीय प्रश्न है। ये 4 पॉइंट आ गए समझ में आपको। अब छोटे छोटे प्रश्न हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। अब प्रश्न आपके जो बड़े बड़े प्रश्न थे वो खत्म हो चुके हैं और ये छोटे छोटे 5-7 प्रश्न और बचे हुए हैं। यदि ये आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो औरों पर हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए छोटे छोटे प्रश्न, मैंने आपको बताया था कि जनगणना कब होती है, 10 साल में एक बार।
बिल्कुल 10 साल में एक बार होती है। तो पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना कब हुई? 2001 में क्या? सर 2001 में। सबसे पहली की बात कर रहा हूं मैं। देखिए 1872 में हुई थी। कब हुई थी पहली जनगणना? यदि हम अंग्रेजों के टाइम की बात करें तो 1872 में हुई थी, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से वो उसके बाद में हुई 1881 के। अब यदि हम ये भी बात करें कि बहुत ही पुरानी टाइम की बात करें तो मौर्य काल में हुई थी। कब हुई? मौर्य काल में। मौर्य जो वंश था उस काल में सबसे पहले, मौर्य काल में सबसे पहले जनगणना स्टार्ट की गई। मतलब वहां के राजा ने जनगणना का काम करवाया कि हमारे इलाके में कितनी जनसंख्या निवास करती है। और यदि हम ये पूछें भारत के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो तो प्राचीन काल था, अंग्रेज आ गए बीच में, किसी ने काम बहुत कम करवाए थे, उनकी कोई ज्यादा डिटेल नहीं है। अकबर ने भी करवाया लेकिन ज्यादा डिटेल नहीं है। अंग्रेजों ने इस काम को सुचारू रूप से चालू करा और 1872 में स्टार्ट कर दिया गया। और ये हर 10 साल के बाद में जनगणना होती। कब होती है? हर सर 10 साल। सर हाँ बोलो। सर जनसंख्या जनगणना हर 10 साल में होती है सर। 21 में होनी बिल्कुल चाहिए सही थी है। ना? हाँ 21 में नहीं हुई सर? क्या कह रहा है? 2021 जनगणना नहीं हुई क्या? 2001 में हुई, 2011 में हुई, फिर 2021 में। हाँ सर 21 में नहीं हुई। सर कोरोना हुई चल थी रहा है सर, ना हमारे घर पे आए थे सर। भाई, सब कोरोना चल रहा है। हाँ yes। समझ में आ गया आपको? क्योंकि Yes, जनगणना sir। जो होती है वो सरकारी कर्मचारियों को आपके घर घर सर्वे करने के लिए भेजा जाता है और तब कहीं जाकर वो आंकड़े उपलब्ध होते हैं और उन आंकड़ों को लेकर आपको बताया जाता है कि कितनी जनसंख्या किस जिले में किस शहर में है। लेकिन कोरोना चल रहा है, इस वजह से इस बार जनगणना नहीं हुई। समझ गए? सर हुई थी Yes, sir। सर, हमारे यहाँ आए थे। कब? बिल्कुल हुई है, हमने कि मना सर थोड़ी किया है, लेकिन अब क्या है 2022 कि में आए थे कोरोना चल सर। रहा है और कोरोना की वजह से किसी घर पे पहुंचे किसी घर पे नहीं पहुंचे, हम क्या कर सकते हैं। हाँ तो ये इस कारण लिखा है क्योंकि ये आपको आएगा नहीं कि पहली जनगणना कब हुई। वो आपसे सिर्फ पूछेगा कि कितने साल में जनगणना होती है। वो आपसे ये पूछेगा कि भैया बताइए कि 2001 में भारत की जनगणना कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ों को पूछेगा वो। एक आंकड़े तो है 2001 के, 2001 की जनगणना, और एक आंकड़े हैं 2011 की जनगणना। पर क्या है कि देखो हम क्या है कि इन आंकड़ों को लेकर बैठे रहे तो हमारा पूरा टाइम बर्बाद। तो हम इन आंकड़ों को नहीं पढ़ेंगे। जो आपकी क्लास में जो टॉपिक दे रखे हैं, जितना आपको दे रखा है, केवल उसी को हम पढ़ने वाले हैं और कुछ नहीं है आपको। बिल्कुल होता है जो आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके। समझ गए? अब देखो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या है, देखो हम क्या बात कर रहे हैं, लिंगानुपात की। सिर्फ इस पार्ट के अंदर आपको क्या है, लिंगानुपात दे रखा है। तो हम दोनों लिंगानुपात को देखेंगे कि 2001 की जनगणना में लिंगानुपात कितना था। अब भारत की पूछ रहा है, इस कारण हम केवल भारत की ही बात करेंगे और किसी के बारे में बात नहीं करेंगे और ये एक लाइन का प्रश्न आपका खत्म हो जाएगा। देखिए यदि 2001 की बात करें तो 933 था लिंगानुपात, और यदि इसकी बात करें 2011 की तो 943। बस ये दो प्रश्न है आपके। 2000 या तो 2001 की पूछ लेगा या 2011 की पूछ लेगा आपसे, या अब कितना है लिंगानुपात। आप सब जानते हैं कि स्त्री और पुरुषों में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कितनी संख्या है, वो आपके लिंगानुपात कहलाती है। तो प्रश्न बना है कि 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात बताओ,
तो 933, 2011 की पूछी तो 943। ये आपके प्रश्न है, जब है ही नहीं है नहीं है, ऐसा थोड़ी है। अब देखिए नगरीकरण, अगली हेडिंग डालो, नगरीकरण किसे कहते हैं। छोटे छोटे प्रश्न है अब, उसके बाद में आपका सब टॉपिक खत्म, ये पार्ट जल्दी हो जाएगा। हाँ देखिए नगरीकरण, जब गांव के लोग किसी वजह से शहर की तरफ चले जाते हैं तो उसे नगरीकरण कहते हैं। समझ गए, कुछ भी लिख सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वो आप यही लिखो। गांवों से शहर की ओर पलायन, इसको भी लिख सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो कि जब गांव के लोग किसी वजह से शहर की तरफ चले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नगरीकरण कह लेते हैं। लिंगानुपात की परिभाषा लिख लो कि लिंगानुपात की परिभाषा क्या है, तो एक ही लाइन में खत्म करना है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये अगला प्रश्न, पारिवारिक कानून किसे कहते हैं। अगली हेडिंग डालनी है पारिवारिक कानून। पारिवारिक कानून में लिखो विवाह गोद, विवाह कौमा गोद कौमा तलाक कौमा उत्तराधिकार। विवाह, विवाह कौमा गोद कौमा तलाक कौमा उत्तराधिकार आदि हल करने वाले कानून। आदि को, या ये लिख सकते हो आदि की समस्या को हल करने वाले कानून। लिख लिया। विवाह गोद तलाक उत्तराधिकार से संबंधित जितने भी कानून होते हैं, इनकी जितनी भी समस्या है उनको हल करने वाले जो कानून होंगे वो आपके पारिवारिक कानून कहलाएंगे। समझ गए, जिसमें आपका विवाह गोद तलाक उत्तराधिकार से संबंधित जो भी समस्याएं हो, प्रश्न हो, कुछ भी हो, वो सारे जिन पर कानून बनेंगे वो पारिवारिक कानून। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पारिवारिक कानून में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, किन किन पर इनको लिया जाता है। अगला प्रश्न लिखो, दो समाज सुधारकों के नाम लिखो। प्रश्न है आपका कि दो समाज सुधारक, दो समाज सुधारकों के नाम। तो एक आप लिख सकते हो ज्योतिबा फुले और दूसरा लिखोगे आप ईवी रामास्वामी। ज्योतिबा फुले और दूसरा है ईवी रामास्वामी। सर राजाराम मोहन राय भी हो सकता है ना। देखिए टॉपिक के अनुसार हमारे अकॉर्डिंग आप जो चाहे वो लिख सकते हो, कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़ा अलग दिखाएंगे हम इसको, क्योंकि आपके किताब में ईवी रामास्वामी का भी थोड़ा बहुत जिक्र है, इस वजह से हमने ईवी रामास्वामी को लिया है। समझ गए, ज्योतिबा फुले है उसमें आपकी किताब के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग। वैसे तो आप जो चाहे वो लिख सकते हो, लेकिन अब किताब जो कह रही है इस वजह से हमने इस ईवी रामास्वामी को लिया है। अगला प्रश्न, रंग भेद नीति, हेडिंग डालें आप, रंग भेद नीति। प्रश्न आएगा कि रंग भेद नीति से क्या अभिप्राय है, किसे कहते हैं, तो परिभाषा आपको देनी है, तो आप लिखें दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा, दक्षिण अफ्रीका सरकार के द्वारा
1948 से 1994 तक, कब से कब तक? 1948 से 1994 तक बहुसंख्यक अश्वेतों को सत्ता से दूर रखने के लिए बनाई गई नीति। दक्षिण अफ्रीका सरकार के द्वारा 1948 से 1994 तक बहुसंख्यक अश्वेतों को सत्ता से दूर रखने के लिए बनाई गई नीति। कौन सी नीति कहलाती है? रंगभेद नीति। अगला आप डाले पेशागत स्थानापन। ये हेडिंग डाले आप। पेशागत स्थानापन क्या होता है? जब एक व्यक्ति अपने पेशे को बदलता है, अर्थात एक पेशे को छोड़कर दूसरे पेशे को अपना लेता है। जब एक व्यक्ति अपने पेशे को बदलता है, अर्थात एक पेशे को छोड़कर दूसरे पेशे को अपना लेता है, पेशागत स्थानापन कहलाता है। जब एक व्यक्ति अपने पेशे को बदलता है या एक पेशे को छोड़कर दूसरा पेशा अपना लेता है, ये पेशागत स्थानापन होता है। और एक छोटा सा और बचा हुआ है, सर्वधर्म समभाव। हेडिंग डाले सर्वधर्म समभाव। ये हेडिंग डाले, इसके बाद में आपका ये पूरा का पूरा पाठ खत्म हो जाए। जल्दी से लिखें। मानवता के प्रति मैत्री भाव रखते हुए वैश्विक कल्याण हेतु स्वधर्म पालन करना। मानवता के प्रति मैत्री भाव रखते हुए वैश्विक कल्याण हेतु सर्वधर्म पालन करना तथा अन्य धर्मों का आदर सम्मान करना। लिख लिया कि मानवता के प्रति मैत्री भाव रखते हुए वैश्विक कल्याण हेतु सर्वधर्म पालन करना तथा अन्य धर्मों का आदर सम्मान करना सर्वधर्म समभाव कहलाता है। एक ही लाइन में यदि हम देखें तो सभी धर्मों का मान सम्मान आदर करना, ये क्या है? सर्वधर्म समभाव कहलाता है, जिसमें मानवता के प्रति मैत्री भाव होगा और वैश्विक कल्याण हेतु सभी धर्मों का पालन किया जाएगा और सभी धर्मों का आदर किया जाएगा। ये आपका टॉपिक हो गया है। और ये जितने भी प्रश्न लिखे हुए हैं छोटे छोटे, इनमें से आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। इसके बाद में कल हमारा 5वां पाठ चलेगा। हाँ ईश्वर और लिख रहा है। यस सर। मैंने कहा है कि जल्दी से 1 मिनट मुश्किल से बची है, जो भी समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हो। आया सर। देखिए पेशागत स्थानापन वो होता है कि जैसे कि आप एक काम पर लगे हुए हैं, ऐसे कि आप पहले मोची का काम करते थे, अब आप क्या है कि मोची का काम छोड़कर अब आपने दुकान खोल ली है, तो वो वाला पैसा छोड़ दिया आपने, मतलब वो व्यवसाय को छोड़ दिया है और अब आपने क्या है दुकान को खोल ली है, परचूने वाली को तो आपने वो पैसा को छोड़ दिया। पैसे का मतलब है आपने, आपका जो व्यवसाय है वो पैसा कहलाता है, समझिए। जिस तरीके से आपने पहले जो कोई भी काम कर रहे थे वो बाद में वो छोड़ दिया, अब दूसरा काम करने के लिए चले गए, फिर वो उस काम को भी छोड़ दिया, फिर तीसरा काम करने के लिए चले गए, तो वो कहलाता है पेशागत स्थानापन। एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय को अपना लेना। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम